क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? शाक्य कुल, यात्रक, मल्ल या फिर लिच्छवी? आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे यात्रक कुल। ठीक है, तो इस कुल में महावीर स्वामी इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली के निकट हुआ था। कुंड ग्राम वो एक जगह का नाम है। ठीक है, 540 बीसी में। किसके यहाँ? तो वहाँ के जो उस समय राजा थे, या इनके पिता का नाम क्या था? तो वो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और माता का नाम त्रिशाला, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश दिया वो किस लैंग्वेज में दिया? प्राकृत भाषा में दिया। क्यों प्राकृत भाषा में दिया? क्योंकि ये एक रीजनल लैंग्वेज थी, सभी लोग इसको समझते थे। संस्कृत में नहीं दिया, क्योंकि वो जो थी संस्कृत लैंग्वेज थी, वो जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते थे उन्हीं को आती थी। सबको जो आती थी वो प्राकृत थी, और सभी तक उपदेश पहुंचे इसी के कारण प्राकृत भाषा में ही महावीर स्वामी ने अपने सारे उपदेश दिए। इनके जो प्रथम शिष्य थे, इनके दामाद, इनका नाम क्या है? जामाली। ठीक है, तो ये ज्ञात्रक कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय या फिर दीर्घ निकाय? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख दिया गया। और अंगुत्तर निकाय है क्या? एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये जो है आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है वो महावस्तु, और जैन धर्म का जो एक है उसका नाम है भगवती सूत्र। ठीक है, तो भगवती सूत्र ये जैन साहित्य है या जैन ग्रंथ है, और अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। यहाँ से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और 16 महाजनपदों में भी मगध की आप बात करें तो ये सबसे पावरफुल या सबसे शक्तिशाली था। और अश्मक या अश्मक, इसको इस तरह से लिखा जाता है अश्मक, ये ही एक ऐसा मात्र मतलब आप ये कह सकते हैं महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में था। ठीक है, किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर था। और इन 16 महाजनपदों में वज्जी और मल्ल, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वज्जी और मल्ल ये दो ऐसे महाजनपद थे जहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, बाकी सब जगह कैसा था? राजतंत्रात्मक था। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आप वहाँ पे उसका उल्लेख किया गया है, और भगवती सूत्र ये दोनों से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 53। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी या फिर ईसा पूर्व पहली शताब्दी? देखिए, जो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था वो ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। हर्यक डायनेस्टी या हर्यक वंश शासक बिंबिसार, टाइम पीरियड अगर देखें बिंबिसार का तो वो आपको मिलेगा 544 से लेके 492 बीसी। ठीक है, तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके मगध की स्थापना की थी, और उसे ही मतलब मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? बिंबिसार को। राजधानी, तो राजधानी राजगृह। ठीक है, या ग्रीब्रज भी उसको कहते थे, तो राजधानी राजगृह या ग्रीब्रज। और फिर बाद में जो राजधानी थी वो कहाँ आ गई? पाटलिपुत्र। किसके टाइम पे? कमेंट करिएगा, हमें ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और इन्होंने ही अवंती के राजा जो थे चंड प्रद्योत, ये प्रश्न पूछा भी गया है, चंड प्रद्योत। ठीक है, तो पांडु रोग से यानी जो पीलिया रोग है उसके उपचार के लिए इन्होंने इनके पास अपना जो बिंबिसार का जो राज्य वैद्य था जीवक, उसको भेजा था इलाज के लिए। ठीक है, तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी, टाइम पीरियड 494 टू 492 बीसी। क्वेश्चन नंबर 54। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी हस्तिनापुर, अहिछत्र, इंद्रप्रस्थ या फिर मथुरा में? देखिए, अहिछत्र अगर आज का देखें आपकी इस समय का एरिया कहाँ पे, तो बरेली जो क्षेत्र है उसको अहिछत्र का एरिया माना जाता है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? ये उत्तरी पांचाल इसकी राजधानी थी। और कंपिल जो कि आज का अगर आप देखें तो फर्रुखाबाद का एरिया है। ठीक है, ये दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। तो दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? कंपिल। और उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। ठीक है, कन्नौज का जो प्रसिद्ध नगर कन्नौज, ये इसी पांचाल्य प्रदेश में स्थित भी था। आधुनिक पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है इस समय का,
तो वो इसी महाजनपद के अंतर्गत आता था। और इन दोनों राज्यों को कौन सी नदी अलग करती थी, तो वो गंगा नदी अलग करती थी। ठीक है, यानी उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। क्वेश्चन नंबर 55, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या फिर नागदशक? तो मगध का शासक अजातशत्रु इसका करेक्ट आंसर होगा। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और बाद में अजातशत्रु की हत्या किसने की, तो उदयन ने उसकी हत्या की। ठीक है, और मतलब रीजन देखा जाए तो वही राज्यारोहण के लिए ही। अजातशत्रु का एक अलग नाम भी है, उसको कुणिक कहा जाता है। ठीक है, और अजातशत्रु के ही शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किया। ये पहले तक डिस्कस हो चुका है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्त या फिर लिच्छवी? देखिए, वैशाली में लिच्छवियों ने ही सर्वप्रथम विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। विश्व का पहला गणतंत्र, ठीक है, ये स्थापित किया गया था, जिसको कि हम फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। लिच्छवी जो थे ये वज्जी संघ के प्रमुख थे। किस संघ के? तो वज्जी संघ के प्रमुख थे। और वैशाली का संबंध किससे है? जाहिर सी बात है उत्तरी बिहार से है, जो कि वज्जी की राजधानी थी। और यहाँ का जो राजा था उसका नाम है चेटक। ठीक है, देखिए महावीर स्वामी के बारे में हमने देखा कि उनकी जो माता थी उनका नाम त्रिशाला। ठीक है, वो किसकी बहन थी? तो वो इसी चेटक राजा की बहन थी। और चेटक ने अपनी पुत्री चेलन्ना का जो विवाह है वो मगध नरेश किससे किया था? बिंबिसार से किया था। ये फैक्ट हमने ऊपर यहाँ पे देखा है बिंबिसार के बारे में। ठीक है, तो चीजें आपस में रिलेट करती रहती, इनको इस तरह से ही पढ़ते रहिए। और वज्जी जो संघ था वो 8 गणतंत्रों का समूह था। 8 जो है गणतंत्रों का समूह था। बुद्ध के समय में, बुद्ध के टाइम पीरियड में 10 गणतंत्र राज्य थे। ठीक है, जिनमें 8 जो है वज्जी संघ के अंतर्गत ही शामिल थे। तो लिच्छवी करेक्ट आंसर होगा इसका, कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। आप ये सिंपल कह सकते हैं, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 57, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या फिर आयताकार? तो जानते हैं आपकी कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है, इसका जो नगर विन्यास है कैसा है? वो अर्धचंद्राकार है। कनिंगम ने 1861 में उत्तर प्रदेश में स्थित सहेत महेत, जिसको कि मतलब गोंडा बहराइच जिले की सीमा पर स्थित है, उसकी पहचान के रूप में उसको बता दें कि ये श्रावस्ती है। क्वेश्चन नंबर 58, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? बिंबिसार, उदयभद्र, अजातशत्रु या फिर शिशुनाग? ठीक है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, शिशुनाग के टाइम पीरियड में मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था। देखिए, ये जो डेटा है ये पुराणों के अनुसार है। तो पुराणों के अनुसार जो मगध नरेश शिशुनाग था उसी ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत को पराजित किया और बाद में अवंती, जिसको कि मालवा हम कहते हैं, को मगध साम्राज्य में मिला लिया। और शिशुनाग ने ही वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ये फैक्ट याद रखिएगा, शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, सेकेंड कैपिटल। और बाद में शिशुनाग की जब मृत्यु हुई तो उसका पुत्र आया कालाशोक। इसका अगर टाइम पीरियड आप देखें तो 394 BC टू 396 BC ये गद्दी पे बैठा। तो शिशुनाग यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59, मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या फिर महापदम नंद? देखिए, नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद को माना जाता है। और पुराणों में इसी को अपरो परशुराम मतलब ये कहा गया है, या फिर इसका मतलब होता है कि परशुराम का द्वितीय अवतार, या इसको एक और उपाधि दी गई है सर्व छत्रांतक। किसको? महापदम नंद को सर्व छत्रांतक। इसका मतलब होता है कि क्षत्रियों का नाश करने वाला। ये अपरो परशुराम, सर्व छत्रांतक, ये सब महापदम नंद के लिए कहा गया। कहाँ पे कहा गया है? तो पुराणों में कहा गया है। और महाबोधि वंश उसे क्या कहता है? उग्रसेन के नाम से जानता है। किसमें? महाबोधि वंश। ठीक है, देखिए मगध पर जब शिशुनाग वंश हुआ, शिशुनाग जो वंश वो समाप्त हुआ, उसके बाद फिर नंद वंश आरंभ हुआ। और टाइम पीरियड अगर आप नंद वंश का देखें तो 344 टू लेकर 329 BC तक का टाइम पीरियड रहा।
और ये आप कह सकते हैं कि मगध का सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। कौन? महापद्म नंद। और अनुलंघित शासक एवं एकराट उसकी अन्य उपाधियां थी। अनुलंघित इसको कहा जाता था, अनुलंघित, और एकराट भी कहा जाता था महापद्म नंद को। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें इसकी कलिंग विजय का वर्णन दिया गया है महापद्म नंद का। क्वेश्चन नंबर 60, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, यौधेय, या फिर उपरोक्त सभी। तो बुद्ध काल में गंगा घाटी में आपने पहले भी देखा कि जो मतलब गणराज्य थे वो 10 गणराज्य अस्तित्व में थे। अब उनके नाम क्या क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो शाक्य थे, ये कपिलवस्तु के थे। दूसरा जो था वो भग्ग थे, लिख ही देते हैं, शाक्य ये कपिलवस्तु के, और उसके बाद भग्ग ये कहाँ के? सुषुमार गिरी के। और तीसरा जो है वो बुली है, ये कहाँ के? तो अलकप्प के। और चौथा जो है वो कालाम है, ये केशपुत्र के। और पांचवा जो है वो कोली हैं, ये कोली रामगाम के हैं। और छठा जो है वो मल्ल हैं, तो मल्ल कहाँ के थे? कुशीनारा के थे। और सातवां फिर से मल्ल हैं, तो ये जो मल्ल हैं ये कुशीनारा के, और ये जो मल्ल हैं ये पावा के हैं। ठीक है। 8वें नंबर पे मोरी आते हैं, पिपली वन के। और 9वां जो है लिच्छवी आते हैं, लिच्छवी कहाँ के? अब ऊपर भी डिस्कस हुआ, वैशाली के। और 10वें नंबर पर विदेह, तो विदेह कहाँ के? ये मिथिला के। ठीक है। तो ये 10 गणराज्य थे। अब इसमें से यौधेय ये नहीं है, बाकी तो और सारे हैं ही, आप यहाँ पे देखा। क्वेश्चन नंबर 61, मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिब्रज, या राजगृह, चंपा। तो सिंपल सा आंसर होगा गिरिब्रज जो है ये मगध की राजधानी थी। पुराणों के अनुसार ही बृहद्रथ वंश जो है मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। बृहद्रथ वंश, बीपीएससी में ये फैक्ट एक बार पूछा गया है। बृहद्रथ वंश जो है मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश। ठीक है। और इसी वंश का जो प्रथम शासक था बृहद्रथ, इसका जो पुत्र था जरासंध उसका नाम था। ठीक है। इसी ने गिरिब्रज या फिर राजगृह को अपनी फर्स्ट टाइम राजधानी बनाया था। और बाद में उदयन जो हर्यक डायनेस्टी से रिलेट करता है, उनने राजगृह की राजधानी हटा के कहाँ करी थी? पाटलिपुत्र करी थी। और फिर से शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। उसके बाद फिर कालाशोक आया और कालाशोक ने फिर से पाटलिपुत्र राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। तो ये एक पूरा मतलब सीक्वेंस है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो जरासंध ने सबसे पहले अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो राजगृह या गिरिब्रज। उसके बाद उदयन आया, तो उदयन ने ये राजगृह से राजधानी ट्रांसफर की और कहाँ लेकर आया? पाटलिपुत्र। उसके बाद फिर शिशुनाग आया, तो शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। और फिर उसके बाद कालाशोक आता है, और कालाशोक ने फिर से राजधानी को कहाँ? पाटलिपुत्र ट्रांसफर, पाटलिपुत्र ये किया। ठीक है। तो ये पूरा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 62, चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? चोल मंडलम, कलिंग, कन्नौज और पुरुषपुर। तो खारवेल कहाँ से रिलेटेड है? ये कलिंग से रिलेटेड है। अब चेदी वंश या कहीं कहीं आपको मिलेगा चेती वंश, एक ही बात है दोनों। ठीक है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक था राजा खारवेल, ये कलिंग से रिलेट करता है। और ये जो था खारवेल, ये चेती या चेदी वंश का थर्ड शासक था, यानी तीसरा शासक था। और ये जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म का ये अनुयायी था। खारवेल के ही विषय में हाथी गुम्फा या उसी का दूसरा नाम क्या है? खंडगिरी, खंडगिरी, या उसी को दूसरा नाम कहते हैं उदयगिरी। ठीक है। तो उदयगिरी गुफाओं में इसके साक्ष्य मिलते हैं। महामेघ वाहन जो है कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था। तो इसको नोट कर लीजिए, महामेघ वाहन। ठीक है। ये संस्थापक था चेदी वंश का, और इसी कारण इसे महामेघ वंश भी कहा जाता है। और राजधानी की बात करें तो सुक्तमती, सुक्तिमती, या फिर सोथिवती कहीं कहीं लिखा होता है, सोथिवती ये भी है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63, तो शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली को द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो शिशुनाग वंश का जो शासक था कालाशोक, कालाशोक के टाइम पीरियड में ही मतलब वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी।
और इस जो संगीति हुई थी ये बुद्ध के मृत्यु के या उनके महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद हुई थी। तो 483 बीसी में पहली हुई थी, तो 383 बीसी में दूसरी हुई। और इसी में बौद्ध संघ 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। कौन सा? स्थविर या स्थाविर और महासंधि, इन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। कालाशोक को एक और नाम से जानते हैं, उसको काक वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी ने वैशाली के स्थान पर जो राजधानी हमने ऊपर भी देखा पाटलिपुत्र को ट्रांसफर फिर से किया था। क्वेश्चन नंबर 64, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अवंती, वत्स, अश्मक या फिर कंबोज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा अश्मक। ये साउथ इंडिया में था। 16 महाजनपदों में अश्मक या अशक जो भी आप कहें, ये जो है ये नर्मदा और गोदावरी नदी की घाटी में स्थित था, जो उसके मध्य स्थित था। राजधानी अगर आप इसकी देखें तो पैठन या क्या पोतन या पोटली जो भी हो। ठीक है, ये इसकी मतलब नाम है इसके अशमक की राजधानी। पोटली का ही जो प्राचीन नाम था उसी को हम कहते थे प्रतिष्ठान। ठीक है, तो पोतन या पोटली का संबंध किससे है? तो अभी की टाइम पीरियड में अगर आप देखें तो वो आंध्र प्रदेश से रिलेट करेगा। और अश्मक कैसा था? एक राजतंत्रात्मक था, राजतंत्रात्मक राज्य था ये। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो एक इक्ष्वाकु वंशीय शासक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड या फिर मालवा? तो मालवा करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, 16 महाजनपदों में इनका जो वर्णन है वो आपने पहले देखा कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र यहाँ से मिलता है, जो कि बौद्ध और जैन धर्म है। और मालवा महाजनपद जो अभी करंट का अगर देखें तो एमपी का एरिया पूरा पड़ेगा, वहीं पे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से ये जाना जाता था। अवंतिका, अवंतिका इसको लिख दीजिए। देखिए, ये मध्य प्रदेश का लगभग क्षेत्र पड़ता है। और ये जो राज्य था ये 2 भागों में विभक्त था। एक तो उत्तरी अवंती और जो दूसरा था वो था दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी, और जो दक्षिणी अवंती था उसकी जो राजधानी थी वो महिष्मती, महिष्मती। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है एक, उसका नाम है महावग्ग जातक, महावग्ग जातक। इसी के अनुसार अवंती में जो है चंड प्रद्योत वंश का शासक था, चंड प्रद्योत वंश का शासक था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जिले में स्थित है? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर या फिर जबलपुर? तो बेसिक सा इसका आंसर होगा सीतापुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है सीतापुर। और किस नदी के तट पर है? तो वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर सोमवती अमावस्या जो पड़ती है उसमें मेला लगता है काफ़ी अच्छा। और यहीं पर ये मान्यता है कि 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। और महाभारत में भी इसका उल्लेख एक सघन वन के रूप में किया गया है। और इसी के समीप मिश्रिक एक स्थान है जहाँ पे महर्षि दधीचि का आश्रम है। महर्षि दधीचि, दधीचि के बारे में आप अच्छी तरीके जानते होंगे, इनका आश्रम स्थित है मिश्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? कनिष्क, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त? तो स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन्हीं को कहा जाता है कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भी चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है। और जन्म की बात करें तो 340 बीसी में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 बीसी में, इनके गुरु का नाम था क्या? चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य। इन्हीं की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक धनानंद की मतलब उसको पराजित किया और बाद में वहाँ पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, राजधानी बनाई पाटलिपुत्र। और इन्होंने मगध पे 24 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, और भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध करने वाला कोई शासक है तो कौन है? वो चंद्रगुप्त मौर्य है। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में इन्हें मौर्य क्षत्रिय भी कहा गया है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68, सैंड्रोकूट्स की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स, आर के मुखर्जी, वी स्मिथ, डी आर भंडारकर। तो विलियम जोन्स ने करी थी। सैंड्रोकूट्स की पहचान किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से की। बाद में जो ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रम से क्या क्या कहा गया?
उसको सैंड्रोकोटस भी कहा गया, एंड्रोकोटस भी कहा गया। तो ग्रीक लेखों में उसको कहा गया सैंड्रोकोट्स, और लैटिन में जो लैटिन लेख लिखे गए उसमें उसको कहा गया एंड्रोकोट्स। ठीक है। और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, ये किसका है? रुद्रदामन का है। इसमें चंद्रगुप्त के नाम से इन्हें संबोधित किया गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त कहा गया है। तो विलियम जोन्स करेक्ट आंसर। 69 है, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या फिर विष्णुगुप्त? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार है। देखिए, जो एक जैन मुनि, उनका नाम है भद्रबाहु। भद्रबाहु से ही जैन धर्म की दीक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और बाद में अपने लास्ट समय वो कहाँ चले गए? मैसूर चले गए, श्रवण बेलगोला में। वहाँ पे 298 बीसी में उपवास के द्वारा मतलब शरीर को त्याग दिया इन्होंने। और जैन धर्म में इसी को क्या कहा जाता है? संलेखना। संलेखना कहा जाता है, मतलब कि आहार को धीरे धीरे कम करो, धीरे धीरे शरीर अपने आप स्लो होता चला जाएगा। ठीक है। और फिर इनकी मृत्यु के पश्चात इनका पुत्र बिंदुसार है, जिसका कि टाइम पीरियड है 298 से 273 बीसी तक का सम्राट बना बिंदुसार। और यूनानियों ने इसे एक नाम दिया, उसको कहा अमित्र केट्स। ये बिंदुसार के लिए है नाम, याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, हम समझते रहते हैं ऐसा। या इसी को कहते हैं अमित्र घात। अब इसका मतलब होता है शत्रु विनाशक। किसको कहा? बिंदुसार को कहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक था? सिंधु नदी, रावी नदी, सतलज नदी, हिंदू कुश पर्वत तक? तो जो शासन था हिंदू कुश पर्वत तक था पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर के बंगाल तक का, फिर उधर कश्मीर है, दक्षिण में आप जाएंगे तो कर्नाटक, मैसूर तक का था, ये सारा पूरा एक मतलब फैला हुआ था। विंसेंट के अनुसार हिंदू कुश पर्वत जो है भारत की प्राकृतिक सीमा थी, ये विंसेंट ने कहा है। पाटलिपुत्र जो है इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। और रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसने, या आप ये कहें कि वहां से ये प्रमाणित होता है कि पश्चिमी भारत पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 71 है, सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया? समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य का जो पूर्वी भाग था उस समय, सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 बीसी में पराजित किया था, और बाद में सेल्यूकस की पुत्री से विवाह भी किया, और दहेज में क्या क्या लिया? हेरात है, कंधार, मकरान और काबुल, ये सारे प्रांत भी प्राप्त किए। और बाद में मतलब उसके बदले में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए उसको। और प्लूटार्क ने यह बताया कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना को लेकर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। किसने कहा? प्लूटार्क ने कहा। कथन याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, तो प्राचीन भारत की कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी, नंदनागरी या फिर शारदा या फिर खरोष्टी? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, खरोष्टी लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, और ये मेनली उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है। इसको पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो मैसन, प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, नॉरिस और लैंसन या लैसन, कनिंघम, ये सारे विद्वानों को जाता है इसको पढ़ने के लिए। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा यहाँ के जो अभिलेख हैं, जो बृहद अभिलेख हैं, इसमें खरोष्ठी लिपि का ही वर्णन किया गया है, इसी लिपि से लिखा गया है। जो कि ब्राह्मी लिपि जो कैसी होती है, वो बाईं से दाईं लिखी जाती है, और खरोष्ठी जो लिपि होती है वो दाईं से बाईं लिखी जाती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो खरोष्ठी दाईं से बाईं, और जो ब्राह्मी लिपि होती है वो बाईं से दाईं लिखी जाती है। तो ये याद रखिएगा, ये बाईं से दाईं, वो दाईं से बाईं, ब्राह्मी और खरोष्ठी। ओके। क्वेश्चन नंबर 73, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? कौटिल्य, मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर या फिर जस्टिन? तो मेगास्थनीज था, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये एक यूनानी मतलब राजदूत था। आप ये कह सकते हैं कि जो शासक था यूनान का, सेल्यूकस निकेटर, उसने मेगास्थनीज को भेजा था। और पश्चिमोत्तर भारत में जो उस समय तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर जो था
जो कि सिकंदर का सेनापति था, जिसको कि 305 बीसी में चंद्रगुप्त ने पराजित किया था, तो उसी ने ही मेगस्थनीज को कहाँ भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और बाद में इंडिका पुस्तक लिखी मेगस्थनीज ने, और इसी में मौर्य काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन भी किया, और पाटलिपुत्र को बताया कि एक समानांतर चतुर्भुज कह के उसका क्या नाम दिया, तो उसको कहा पालीब्रोथा, पालीब्रोथा नाम से संबोधित किया। और उस नगर के जो अधिकारी थे उनको क्या कहा, एरिस्टनोमोई, एरिस्टनोमोई। ये सब इंडिका की बात है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा का, और वहाँ के अधिकारी जो थे उनको एरिस्टनोमोई कहा, किसने, मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 74, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था, स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या फिर तोसली। तो तक्षशिला का जो विद्रोह था उसको समाप्त करने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। तो ये हमें पता चलता है दिव्यावदान से। दिव्यावदान, ये दिव्यावदान क्या है भाई, तो ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है। तो इसी में मतलब ये बताया गया है कि बिंदुसार ने, जिसका कि टाइम पीरियड 298 टू 278 बीसी है, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, ये सब दिव्यावदान से डिटेल लिया गया है। और उनका दमन करने के लिए बिंदुसार ने अशोक को, और एक बार 2 विद्रोह हुए, कहाँ पे, तक्षशिला में, ठीक है। और पहले विद्रोह में उसने अशोक को भेजा, और दूसरी बार किसको भेजा, सुसीम को भेजा तक्षशिला में। तारानाथ के अनुसार नेपाल का विद्रोह भी किसके द्वारा समाप्त किया गया, तो वो अशोक के द्वारा ही समाप्त किया गया था। वायु पुराण में अशोक का एक नया नाम है, उसको कहा जाता है भद्रसार, ठीक है। ये अशोक को ही कहा जाता है, वायु पुराण में कहा गया है, वायु पुराण में ये कहा गया है। और बाकी जैन जो ग्रंथ हैं वहाँ पे उसे एक अलग नाम दिया गया है। जैन ग्रंथ में कहा गया है राजवली कथे, राजवली कथे या सिंहसेन, ये सब अशोक के नाम हैं, सिंहसेन, ठीक है। तक्षशिला करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, हर्षवर्धन, गौतम बुद्ध या फिर अशोक। तो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका बी, अशोक ने कराया था। सारनाथ में जो स्तंभ है, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक भी माना जाता है, इसका निर्माण किसने कराया था, अशोक ने कराया था। और इसी स्तंभ पर जो निर्मित है सिंह की आकृति, वो शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। बाद में ये जो मतलब स्तंभ है, ये अशोक स्तंभ के नाम से विश्वविख्यात हुआ, और जो भारत गणराज्य के द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी एक्सेप्ट किया गया, आप जानते हैं इसको। और मौर्य युगीन जो सभी मतलब स्तंभ ले या स्तंभ हैं, उनको किस पत्थरों में बनाया गया है, तो वो बलुआ पत्थरों से उसको निर्मित किया गया है। अशोक पहला भारतीय शासक हुआ जिसने अभिलेखों की सहायता से प्रजा को संबोधित किया, ठीक है, याद रखिएगा।